एवरीवन, मैं विपिन शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर जीएस एंड मैरी इंटर कॉलेज नवाबगंज बरेली, हमारे यूट्यूब चैनल एमसीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं वो है धातु कर्म, मेटलर्जी। अब इसमें जो धातु कर्म टॉपिक है मेटलर्जी, इसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझना आवश्यक है। जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है खनिज, मिनरल, और अगला अयस्क और ओर। अगर इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिर आगे धातु कर्म को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसमें होता क्या है, जितनी भी धातुएं होती हैं, समस्त धातुएं पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं, मिट्टी के अंदर से प्राप्त होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर से बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो। जब धातु को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो इसके बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं और उसमें क्या होता है, बहुत सी अशुद्धियां भी मिली हुई होती हैं। तो कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर से जिस रूप में प्राप्त होती है उस रूप को खनिज कहते हैं। जैसे बात अगर करी जाए कॉपर की, तो कॉपर पृथ्वी के अंदर से कई रूपों में प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर कॉपर पायराइट के रूप में, कॉपर ग्लास के रूप में और क्यूप्राइट के रूप में। और भी इसके बहुत से रूप होते हैं, मैग्नेटाइट होता है, एज़ुराइट होता है, टेरोनाइट होता है। इस तरीके से ये जो कॉपर है पृथ्वी के अंदर से कई रूपों में प्राप्त होता है। तो इसके ये जो भी रूप प्राप्त होते हैं पृथ्वी के अंदर से, ये जिस रूप में भी प्राप्त होता है वो सारे रूप खनिज कहलाते हैं। किसके? कॉपर के। इसी प्रकार से और धातुएं भी भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि धातु जब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है तो उसके कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं अयस्क की, ओर की। ओर क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो है पृथ्वी के अंदर से ये तीन रूप तो है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास और क्यूप्राइट और मैग्नेटाइट, एज़ुराइट इत्यादि बहुत से रूप हैं। अब इनमें क्या होता है, जब इनमें से धातु को अलग करते हैं, कॉपर धातु को अलग करना है तो इनमें से धातु को अलग करेंगे। इसमें होता क्या है, किसी में कॉपर की परसेंटेज ज्यादा होगी और किसी में कॉपर की परसेंटेज क्या होगी, कम। जैसे यहाँ पर ही बात की जाए तो इन सब में सबसे अधिक कॉपर पायराइट में होता है लगभग 70%। तो हम लोग किससे कॉपर को निकालना चाहेंगे, जिससे हमें ज्यादा प्राप्त हो। तो चूंकि इन सब में सबसे अधिक कॉपर किससे प्राप्त हो सकती है, हमें कॉपर पायराइट से, तो हम इसका ही उपयोग कॉपर को प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो ऐसे खनिज को ही क्या कहते हैं, अयस्क। यानी जिस खनिज से धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होती है उस खनिज को अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, ये कॉपर के क्या है, खनिज है। लेकिन इन सब में जो कॉपर पायराइट है वो कॉपर का क्या है, अयस्क है। तो अब आप समझ गए होंगे खनिज और अयस्क क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी धातु को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके अयस्क का प्रयोग करते हैं। खनिज तो बहुत प्राप्त होते हैं धातु। अब समझ लेते हैं कि धातु कर्म क्या है, मेटलर्जी क्या है। तो किसी भी धातु को, जैसे कॉपर है, हो सकता है आप आयरन प्राप्त करना चाहते हो, इस तरीके से कोई भी धातु को प्राप्त करने के लिए आप पृथ्वी के अंदर से उसका क्या निकालेंगे, अयस्क निकालेंगे। फिर इस अयस्क में से धातु को अलग करेंगे और धातु को अलग करने के लिए बहुत सी भौतिक और रासायनिक विधियों का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। तो अयस्क में से धातु को अलग करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरी जो विधि होती है, वही कहलाती है धातु कर्म, मेटलर्जी। अब इसमें क्या होता है, धातु कर्म जो होता है इसके 4 पद होते हैं। यानी अगर आप किसी अयस्क के साथ इन 4 पदों को दोहराते हैं तो आपको अयस्क में से धातु प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो पहला पद है वो है अयस्क का दहन, क्रशिंग ऑफ ओर। दूसरा जो पद है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा जो पद है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और चौथा जो पद है धातु का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब इसमें ये चारों पद अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा धातु कर्म जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि अयस्क का दहन क्या होता है।
तो पृथ्वी के अंदर से जब अयस्क को निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से अयस्क को जब निकाला जाता है तो इसमें ये बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। बड़े बड़े जैसे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उस तरीके से ये प्राप्त होता है अयस्क। तो इसमें से धातु अलग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसको महीन चूर्ण में बदलना होता है। तो यही क्रिया कहलाती है अयस्क का गलन। इसमें क्या होता है, जब आपको पृथ्वी के अंदर से बड़े बड़े ढेले प्राप्त हुए उन्हें सबसे पहले हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, फिर महीन महीन पीस कर उसका बारीक चूर्ण तैयार कर लेते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को ही कहते हैं अयस्क का गलन। किसी भी धातु का अयस्क हो और आपको अगर उससे धातु अलग करनी है तो सबसे पहले आपको अयस्क का क्या करना होगा, गलन करना होगा। फिर दूसरा स्टेप आता है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओवर। इसमें क्या होता है, आपने जो अयस्क का चूर्ण तैयार किया है, इस जो चूर्ण तैयार है इस चूर्ण में से सबसे पहले अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले अशुद्धियों को अलग नहीं करेंगे तो उस चूर्ण में से धातु को अलग करने में अधिक समय लगेगा और प्राप्त धातु भी ज्यादा मात्रा में अशुद्ध होगी। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं और सांद्रण में ये होता है अयस्क के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उन समस्त अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां होती हैं। पहली होती है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड, फेन विधि, फ्लोटेशन मेथड। अगली चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, निछालन विधि, लेविगेशन मेथड। इनका ऐसा नहीं है कि एक ही अयस्क के साथ ये चारों विधियां प्रयोग की जाती हैं। अयस्क के अकॉर्डिंग कि अयस्क किस टाइप का है उसके आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है, किसी एक विधि का या कभी कभी 2 विधियों का। जैसे अगर अयस्क और अशुद्धि के भारों में भिन्नता है, अयस्क जो है अयस्क में और अशुद्धि के भारों में अगर अंतर है, कोई एक हल्का है कोई एक भारी है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा अयस्क सल्फाइड अयस्क है यानी उसके अंदर सल्फर उपस्थित है तो फेन विधि का प्रयोग किया जा चुका है। जैसे कॉपर का अयस्क होता है ये कॉपर पायराइड, क्योंकि इसमें देखिए ये ऐसा CuFeH2 यानी ये एक सल्फाइड अयस्क है, तो इसके शोधन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होगा, फेन विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब होगा, जब अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय है यानी चुंबक की ओर अगर आकर्षित होती है तो उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि से साफ कर लेते हैं, उसका शोधन कर लेते हैं। निछालन विधि में क्या होता है, अगर किसी अयस्क को किसी उचित विलायक में घोलने पर अयस्क विलयन अवस्था में आ जाता है और अशुद्धियां ठोस अवस्था में ही रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निछालन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो 3 विधियां हैं ये 3 विधियां तो भौतिक विधियों के अंतर्गत आती है, जबकि ये जो निछालन विधि है ये रासायनिक विधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें अयस्क को उचित विलायक में घोला जाता है जिससे रासायनिक क्रिया होती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन सभी विधियों में ये जो विधि है वो रासायनिक विधि है। अब आता है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा अयस्क साफ हो जाता है उसका शोधन हो जाता है, ऐसे इसको कहते हैं सांद्रित अयस्क। तो सांद्रित अयस्क में से धातु को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि अशुद्धियां आप अलग कर चुके हैं अब उसमें से धातु निकालनी है, तो इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को ही धातु का निष्कर्षण कहते हैं। और इसके लिए 3 पदों का प्रयोग करना होता है। कभी कभी एक आध पद इसमें बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, कुछ स्पेशल प्रोसेस अपनानी पड़ती है, लेकिन जनरली 3 पदों का प्रयोग होता है, जिसमें पहला पद है निस्तापन, कैल्सिनेशन, भर्जन, वेस्टिंग और प्रगलन, स्मेल्टिंग। इन पदों के बाद आपको धातु मतलब जो अयस्क था उसमें से धातु क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन जो भी धातु प्राप्त होती है इन सभी पदों के बाद में वो धातु प्रायः अशुद्ध होती है, तो इसके लिए एक चौथा पद भी अपनाना होता है, धातु का शोधन। कभी कभी तो यहाँ पर धातु आपको बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपको धातु का शोधन नहीं करना है। लेकिन अगर धातु शुद्ध प्राप्त नहीं हुई है, प्रायः अशुद्धि प्राप्त होगी, तो धातु का क्या करना होता है, शोधन। और धातु के शोधन को प्यूरिफिकेशन, आपने आपको बताया कि धातु का शोधन प्यूरिफिकेशन ऑफ जो मेटल होता है वो भी कई प्रकार का होता है, जैसे
वैद्युत अपघटनी विधि इसमें होती है, एक होती है खरपरीकरण विधि, एक मॉल्ड विधि होती है, बाण आर्केल विधि होती है, और भी बहुत सी विधि होती है, मंडल परिष्करण विधि इत्यादि इत्यादि। अब होता क्या है, ये जो विधियां होती है इनको भी धातु के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर धातुओं के शोधन के लिए वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हमें अयस्क में से मतलब सारे का पूरे करने के बाद अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना